नमस्कार। चुनावी दंगल, एग्जिट पोल संकेत साफ है और यहाँ पर आज का आवाज अड्डा भी हम इसी पे चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। तो एग्जिट पोल आ चुके हैं, नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन उसके बीच में वक्त मिला है, मौका मिला है कि इन एग्जिट पोल के आधार पर देश की मौजूदा राजनीति, राजनीतिक पार्टियों की स्थिति और सारे समीकरणों पर एक बार अच्छी तरह से नजर डाली जाए और ये भी पता लग जाएगा कि क्या ये जो एग्जिट पोल हैं यही नतीजों में परिवर्तित होते हुए भी दिखाई देंगे। तो आज इसी पर होने वाली है जोरदार चर्चा। आप तो चर्चा शुरू करें, आपका मेहमानों के साथ तारुफ कराएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि हुआ क्या और एग्जिट पोल्स कह क्या रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात की। तो देखिए, ये पोल ऑफ पोल्स है आपके लिए, अलग अलग एग्जिट पोल जो रहे उनके आधार पर इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का बीजेपी के लिए 129 से 151 सीटें यहाँ पे दे रही है, कांग्रेस को 16 से 30 और आम आदमी पार्टी को 9 से 21 और अन्य को 2 से 6। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे 128 से 140 सीटें देता है बीजेपी को, कांग्रेस के खाते में डालता है 31 से 43, अन्य के खाते में जाती है 2 से 6 और आम आदमी पार्टी की खाते में 3 से 11 सीटें हैं। इसी तरह पब्लिक पी मार्क 128 से 148 सीटें बीजेपी को दे रहा है, 30 से 42 सीटें कांग्रेस को दे रहा है, आम आदमी पार्टी को 2 से 10 सीटें बता रहा है और अन्य के खाते में 3 डाल रहा है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य, इनका कई नाम हर बार उछल के आता है, इनके सर्वे की बात होती है तो ये दे रहे हैं 150 सीटें बीजेपी को। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया से 1 सीट कम, लेकिन एग्जैक्ट 150 सीटें कांग्रेस के खाते में दिखा रहे हैं, एग्जैक्ट 19 सीटें और अन्य के खाते में 2 और आम आदमी पार्टी के लिए 11 सीटें। और टाइम्स नाउ ईटीजी का सर्वे 135 से 145 तक का मार्जिन 24 बीजेपी के लिए और 24 से 34 का मार्जिन कांग्रेस के लिए, अन्य के खाते में कुछ नहीं और 6 से 16 आम आदमी पार्टी। तो गुजरात में तमाम एग्जिट पोल बीजेपी की बहुमत से सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं और कांग्रेस ने जो ग्राउंड कवर किया था पिछले चुनाव में वो लूज करते हुए दिख रही है। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर क्या कहती है? हिमाचल प्रदेश में तो वैसे सर्वे रुझान दिखा रहे हैं बीजेपी की तरफ, लेकिन कांग्रेस की तरफ भी है, यानी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। देखिए, इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया कहता है 24 से 34 सीटें बीजेपी को, लेकिन 30 से 40 देता है कांग्रेस को, अन्य के खाते में 4 से 8 सीटें दिखाता है। आप आम आदमी पार्टी का तो कहीं कोई खाता है नहीं। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे 33 से 41 सीटें, यहां पर ये बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है, कांग्रेस के खाते में 24 से 32। रिपब्लिक पी मार्क, यहां पर ये बीजेपी के लिए बढ़त दिखाता है, करीब 34 से 39 सीटें, कांग्रेस के खाते में देता 28 से 33 सीटें। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य 33-33 दोनों को, यानी कांटे की टक्कर ये दिखा रहा है, दोनों को बराबर सीटें। और टाइम्स नाउ ईटीजी कहता है 38 जो है वो बीजेपी के पक्ष में और 28 कांग्रेस के पक्ष में, यानी कांटे की टक्कर। क्या नतीजा होगा इस पर भी आज हम बात करेंगे। ऐतिहासिक तौर से हिमाचल में क्या होता आया, हिमाचल में अभी ग्राउंड पर क्या बातचीत हो रही है और ये जो एग्जिट पोल्स हैं इनका इशारा किस तरफ है। अच्छा, दिल्ली एमसीडी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां पर कुछ उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अधिकतर सर्वे जो हैं वो दिखा रहे हैं कि यहां पर आप आम आदमी पार्टी का जो है वो क्लीन स्वीप जैसा दिख रहा है। देखिए, इंडिया टुडे माई एक्सिस माई इंडिया बीजेपी के लिए 69 से 91 सीटें, लेकिन आम आदमी पार्टी को 149 से लेके 171 सीटें। टाइम्स नाउ ईटीजी 84 से 94 सीटें बीजेपी को दे रहा है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के लिए 146 से 156 सीटें। इंडिया न्यू जन की बात 70 से 92 सीटें बीजेपी, कांग्रेस का कॉलम में पड़ नहीं रहा, 159 से 175 सीट्स आम आदमी पार्टी, 175, 159 से 175। और टीवी9 नेटवर्क 92 से 96 बीजेपी, लेकिन वहीं 140 से 150 सीटें आम आदमी पार्टी को। तो एमसीडी में अगर यही नतीजे रहते हैं तो आम आदमी पार्टी का क्लीन स्वीप, जोर शोर से सरकार, तो जैसा उनका पैटर्न रहा है कि जहां जहां उनकी सरकार आती है बड़े बहुमत के साथ आती, क्लीन स्वीप के साथ आती, वैसा ही कुछ यहां पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल ये सब एग्जिट पोल है, ये नतीजे नहीं है, नतीजों के लिए इंतजार करना 8 तारीख का। लेकिन एग्जिट पोल अमूमन पिछले कुछ एक सालों से ठीक ही निकल रहे हैं, आसपास बैठते हैं। इस बार क्या होगा ये देखने वाली बात है।
लेकिन चर्चा तो हम कर ही सकते हैं। तो आज चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर स्पेशल प्रोजेक्ट ब्रजेश कुमार सिंह, सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर, राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत गढ़वी और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर इरशान त्रिवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो खालिद साहब, आपसे ही हम शुरू करते हैं। सी वोटर का भी इसमें सर्वे है। जैसा मैंने कहा कि अमूमन जो हमने आसपास अभी पिछले कुछ सालों में नतीजे देखे हैं तो ठीक ही बैठ रहा है। जैसा एग्जिट पोल आते हैं लगभग उसके आसपास ही नतीजे निकलते हैं, उससे बहुत अलग नहीं जाते। इस बार आपका क्या कहना है कि जो गुजरात हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे एमसीडी हो, जो भी एग्जिट पोल कह रहे हैं, क्या इसके आसपास ही चीजें आती हुई दिखाई देंगी? देखिए, हमारा तो यही मानना है कि जो हमने किया है एग्जिट पोल, नतीजे इसके आसपास ही आएंगे और इसीलिए हम करते हैं एग्जिट पोल कि हम लोगों को बता सकें कि लोगों ने क्या सोच करके वोट दिया है, किसको वोट दिया है। तो हमारा तो अंदाज़ा ये है कि देखिए, एक ख़ास चीज़ आप ये देख लें कि लगभग सारे ही एग्जिट पोल्स यूनानिमसली ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी की क्लियर वहाँ सरकार बन रही है गुजरात में, अगर हम गुजरात की बात करें, और कांग्रेस को मेजर लॉस हो रहा है। और ज़्यादातर सर्वेज ये भी दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वहाँ पे अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। तो हमारे सर्वे में भी यही है एग्जिट पोल में, और ज़्यादातर एग्जिट पोल्स यही दिखा रहे हैं। और जो बड़ी तस्वीर है गुजरात की, हमने लगातार कई महीनों, हमारा तो नेशनल ट्रैकर चलता है, ख़ासतौर से इलेक्शंस के टाइम में हम 6-7 महीने पहले से वहाँ आपकी ग्राउंड सिचुएशन, जो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या इवॉल्व हो रही है, उसको ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी जो ओपिनियन पोल्स की स्टडी रही वो, और उसके बाद अब एग्जिट पोल, उसमें यही निकल के आया, जो बड़ी तस्वीर ये कि वहाँ पे कंटेस्ट जो है पहले 2017 तक बाइपोलर हुआ करता था, और 2017 में इनफैक्ट ये है कि कांग्रेस का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था पिछले 20-25 सालों का, जब उनके और बीजेपी के जो बीच का जो वोट शेयर का फासला देखें तो कुल 8 सीटों का रह गया था, और बीजेपी 100 से कम सीटों पे सिमट गई थी, 99 आई थी, 92 वहाँ पे मेजॉरिटी मार्क है, तो कुल 7 सीटें वहाँ पे ज़्यादा लाई थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की वहाँ एंट्री की वजह से बीजेपी का जो हमारे जो सर्वे में निकल के आया, वो बीजेपी में कोई डेंट नहीं डाल पा रही है। बीजेपी का पिछली बार भी लगभग 49% वोट शेयर था, जो इस बार उतना ही इंटैक्ट है। जो मेजर वो डेंट कर रही है वो कांग्रेस पार्टी में डेंट कर रही है। कांग्रेस का पिछली बार 41 था और वो तकरीबन 11% उसका कम हो रहा है, और हमारे हिसाब से जो वोट शेयर आ रहा है आम आदमी पार्टी को, मेजर कांग्रेस के खाते से आ रहा है। तो उसकी वजह से वो धड़ाम से जो है वो अपनी आधी से ज़्यादा जो पिछली बार सीटें आई थी उनसे कम पे आ जा रही है, और आम आदमी पार्टी अपना वोट शेयर के साथ में अपनी वहाँ पे सीटें भी कुछ ला रही है। आम आदमी पार्टी का अगर हम कहें तो बीच में हमारे ट्रैकर में एक सिचुएशन ये आई थी कि वो 20-22% का जो है उनको वोट शेयर आ रहा था, जिसे कि अमूमन सेफोलॉजी में या सर्वेज में माना जाता है कि वो थ्रेश होल्ड होता है जहाँ से आपका सीट कन्वर्जन होना शुरू हो जाता है। लेकिन बाद में आते आते वो उनका थोड़ा सा कम हुआ। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई आम आदमी पार्टी को वहाँ ट्रैक्शन तो मिला, क्योंकि वहाँ अरविंद केजरीवाल पिछले 1 साल से लगातार जा रहे थे, और दिल्ली का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, दिल्ली मॉडल जिसको वो कहते हैं, जिसमें वो अपने एजुकेशन के और मेडिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, वो वहाँ पे उसको पब्लिसिटी देने में और उसको बेचने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे। लेकिन इंटीरियर के इलाकों में चूँकि आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, और गुजरात काफ़ी बड़ा स्टेट है, तो आपको बूथ तक लाने के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की एक ज़रूरत होती है, वो शायद ना होने की वजह से छोटी जगहों में, रूरल एरियाज़ में उनका वोट शेयर जो है वो, जो हमारा एक वक्त में आकर के दिख रहा था कि शायद 20-22% हो जाए, वो नहीं हो पाया। और कांग्रेस का भी जितना हमारा ये एक्सपेक्टेशन था और कम होगा उतना नहीं। उसकी वजह ये भी है कि भले उन्होंने सेंधमारी करी है, लेकिन कांग्रेस का ठीक ठाक 31% वोट शेयर उन्होंने अभी भी अपना बना के रखा है, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गुजरात में मौजूद है और काफ़ी मजबूत है, कैडर भी मजबूत है। और लेकिन जो है उसका वो सेंधमारी इसलिए भी हो पाई, अगर हम देखेंगे कि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप ने बड़े अनमने मन से जो है वहाँ पे चुनाव लड़वाया है। भाई राहुल गांधी सिर्फ एक बार गए हैं, प्रियंका गांधी वहाँ गई ही नहीं है। तो ये एक बड़ी तस्वीर तो बड़े सारे कारक है। लेकिन देखिए, अब चुनाव तो जिसके पक्ष में गया, नतीजे जिसके पक्ष में, जीत उसकी और सत्ता भी उसकी। बाकी तो आप हिसाब लगाते रहिए, आंकड़े बताते रहिए। ब्रजेश साहब, बीजेपी 27 साल से ज्यादा से पावर में, क्या कारण है कि वो एक तरीके से अजय हो गई है वहां पर?
क्या वजह है इस रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन की? क्या ये सिर्फ चुनावी गणित है या कुछ और कारण है? देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ चुनावी गणित कहना तो ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान दें कि कोई पार्टी अगर किसी राज्य में 27 साल से लगातार चुनाव जीत रही है तो सिर्फ वो गणित के सहारे नहीं जीत रही होगी, उसके अंदर जो है कुछ केमिस्ट्री भी होगी। क्योंकि आप देखिए, और हम जब 27 साल कह रहे हैं तो 27 साल अपने दम पर, क्योंकि 1995 के पहले भी वो पावर में रहे। 1990 में जब चिमन भाई पटेल के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, ये बात अलग है कि फिर जो है चिमन भाई पटेल के साथ खटपट हुई, वो फिर अपोजिशन में आए, कांग्रेस के साथ चिमन भाई पटेल ने सरकार चलाई। लेकिन 1995 से लगातार डिसिसिवली उन्होंने 6 मैंडेट लिए हैं और ये 7वां मैंडेट होगा अगर ये एग्जिट पोल जो है एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिसमें कि ज्यादातर पॉलिटिक्स को या फिर गुजरात के आम आदमी को या इवन पॉलिटिकल पार्टीज को कोई बहुत शंका नहीं है। तो यह सिर्फ और सिर्फ गणित की वजह से नहीं है। आपको ध्यान रखना होगा कि बीजेपी का अपना संगठन है, सरकार है, उसकी अपनी डिलीवरी रही है। अन्यथा आप देश के कितने राज्यों में देखते हैं, कई बार आप वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल देते हैं लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट का, लेकिन आप ध्यान रखें कि लेफ्ट फ्रंट की जो गवर्नमेंट थी वो 4 पार्टियों का समागम था, किसी एक पार्टी की सिंगल मेजोरिटी नहीं होती थी। यहां एक पार्टी बीजेपी 1995 से लगातार अपनी मैंडेट, अपनी मेजोरिटी के साथ सरकार में है। तो मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन, डिलीवरी और मेरे ख्याल से ट्रस्ट, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो आप इतने लंबे समय तक किसी राज्य में लगातार चुनाव नहीं जीत सकते। भले आप जो भी कहते रहें, पोलराइजेशन कहें, मोबिलाइजेशन कहें, लेकिन इन सभी चीजों का मिक्स जो है वो मिलकर बीजेपी यहां पर गुजरात में जमी हुई दिखती है। जी, तो ब्रजेश एक छोटा सा सप्लीमेंट्री सवाल इसके साथ कि जो इस बार एक कम वोटर टर्नआउट की बात हो रही है, उसके पीछे क्या फिलॉसफी? क्या लोगों ने यह मान लिया था कि यही नतीजा होने वाला है, या क्या कुछ और कारण आप देखते हैं उसके लिए? देखिए, कम से कम 2002 ऑनवर्ड्स मैंने सारे चुनाव देखे हैं। 99 में लोकसभा में मैं पहली बार गुजरात गया था, और 2002 से लेकर जो है सो पिछला 2017 और 2022 इस बार के भी चुनाव में मैं गया था। उन समय में तो मैं ही गुजरात में ही रहा था। देखिए, पिछले 4 चुनाव के मुकाबले इस बार का जो चुनाव था वह बीजेपी के लिए केकवाक माना गया। 2002, 2007, 2012, 2017 ये टफ कंटेस्ट थे, जिसमें कि कांग्रेस भी पूरी दमखम के साथ लड़ती थी। दूसरा जो है, लोगों को यह था कि, और इवन पार्टी बीजेपी के अंदर था कि भाई बहुत आराम से जीत रहे हैं, इस बार तो 130 से ज्यादा सीटें ऐसी ही आ जाएंगी। दूसरा, लोगों में भी था कि हाँ भाई सरकार तो जो है बनी रही है, तो चलिए जो है सो अगर हम बहुत एग्रेसिवली वोट करने नहीं जाएंगे तो भी, तो कुछ नया नहीं था, और मतलब किसी भी किस्म का एग्रेशन नहीं था। ये बात अलग है। इसीलिए जो है सो सेकंड फेज में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी लोगों को बूथ तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इसके अलावा एक मिथ जो और भी अगर आप कहें, जो कि है कि गुजरात में पहली बार त्रिकोणीय मुकाबले हो रहे हैं या पहली बार किसी तीसरी पार्टी की एंट्री हुई है, तो मैं वो भी साफ कर दूं कि देखिए, आम आदमी पार्टी पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, 28-29 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, हर जगह जमानत जब्त हुई थी। उसके पहले जो है सो चाहे रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति हो या फिर मुलायम सिंह की सपा हो, बसपा हो, मायावती की, ये सब अलग अलग समय पे चुनाव लड़ चुके हैं। यही नहीं, आप याद करिए कि बीजेपी से खुद बाहर निकलकर चाहे शंकर सिंह वाघेला की अपनी पार्टी राजपा रही हो, या फिर जो है केशुभाई पटेल की पार्टी रही हो, या फिर 2007 में गोवर्धन झड़पिया की पार्टी रही हो, लगातार गुजरात में अलग अलग पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती आई है, सफलता नहीं मिली है। इस बार हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ओब्वियसली जो है सो दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार है, और जैसा कि अभी सी वोटर के हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि बहुत समय से वो लगे हुए थे, तो चर्चा जरूर है। लेकिन गुजरात में मुकाबला अब जो एग्जिट पोल में भी दिखाई देता है कि कांग्रेस बनाम बीजेपी ही रहा है, वोट जरूर थोड़े से स्प्लिट हुए होंगे। जी जी, तो प्रशांत गढ़वी साहब, ये क्योंकि काफ़ी सॉर्ट ऑफ टॉक है कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी पहुंची और उसने कांग्रेस का प्रदर्शन खराब कर दिया, नहीं तो कांग्रेस कड़ी टक्कर देती, ये समीकरण किस हद तक से? ब्रजेश जी ने इसको अपने हिसाब से बताया, लेकिन हाँ, इस समय आम आदमी पार्टी ऐसा लग रहा है कि एक विकल्प के तौर पे सामने आ जाती है। कांग्रेस से तो बेहतर स्थिति में वो दिखती है, कम से कम जहां आप सुनते हैं या आप समझते हैं कि कोई संवाद आ रहा है या कोई खबरें आ रही हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें चुनाव की, तो क्या आम आदमी पार्टी ने यहां पर आकर वाकई कांग्रेस के लिए नुकसान किया और बीजेपी के लिए रास्ता आसान किया? इसके लिए आम आदमी पार्टी की पूरी जर्नी गुजरात के लिए समझनी पड़ेगी। जिस तरीके से साहब ने बताया, 2017 में कंटेस्ट किया था, लेकिन उन्होंने सीरियस कंटेस्ट नहीं दिया था। तब उनके पास ना कोई संगठन था, ना विचारधारा थी, ना दिल्ली से कोई पुश था। सिर्फ ऐसे ही कि यहाँ कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं
जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, बीजेपी कांग्रेस में उतना मान सम्मान नहीं मिल रहा है या वहां पर एंट्री नहीं मिल रही है, तो वो लोग आम आदमी पार्टी का लेबल लेके लड़ लिए। तो जमानत भी मतलब बहुत जगह जब्त हो गई थी। 2021 में हमारे यहाँ के नगर निगम के जो चुनाव हुए, जो कोरोना के बाद हुए, वहां पर तो मतलब एक तीसरी पार्टी जो 2 स्टेट में आई, दिल्ली और पंजाब, पंजाब में तो अभी आई, दिल्ली में थी और काफी सारी जगह कंटेस्ट कर रही थी। अभी नगर निगम के चुनाव में सूरत में एक जगह पे कोई एक मतलब पाटीदार कम्युनिटी अपने अपने बच्चों को कहीं से अच्छा कंटेस्ट करवाना चाहती थी, जिसका नेगोशिएशन कांग्रेस के साथ चल रहा था। अभी कांग्रेस के कोई एक लीडर के साथ, ऑपोजिशन लीडर जो था, उसके साथ उनकी बनी नहीं और उनकी एक अंदरूनी एक दूसरे से अनबन रही और वो ऑपोजिशन लीडर ने स्ट्रिक्टली कह दिया कि आपके इस कैंडिडेट को हम कांग्रेस से नहीं लड़ाएंगे। और वो पूरा एक माहौल बना। फिर उन्होंने डिसाइड किया, पाटीदार के जो लड़के थे उन्होंने, कि तो फिर हम किसी और पार्टी का दामन थामते हैं, और उन्होंने आम आदमी पार्टी का झंडा पकड़ लिया। तब जाके सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आम आदमी पार्टी को 27 सीटें मिली। तो वो 2-3 विधानसभा जो अभी जो बहुत ही हाईलाइट में है, लाइमलाइट में है, और वहां से सफलता मिलने के बाद गोपाल इटालिया का एंट्री लेना, वो आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनना, फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी का पूरा मतलब इतनी ताकत झोंक दी कि पहले संगठन बढ़ा दो। तो 2021 मई जून के बाद उन्होंने पूरी मतलब झोंक दी। ईशुदान को लेके आए, एक रिपोर्टर थे, तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, एक महेश सवाणी, बहुत बड़े मतलब बिजनेसमैन थे, सूरत का बहुत बड़ा दाता है वो, तो उनको लेके आए। फिर एक जर्नी उनकी अच्छी तरह शुरू हुई। फिर भी उसके बाद भी नगर निगम में सूरत के अलावा इतनी सफलता कहीं नहीं मिली। तो सूरत की सफलता आम आदमी पार्टी की नहीं थी, पाटीदार कम्युनिटी की थी। आज से 6 महीने पहले गुजरात के इलेक्शन की तैयारियां शुरू की, बहुत अच्छी तरह उन्होंने पूरी यात्रा शुरू कर दी पूरे गुजरात में, लेकिन फिर भी उनका फोकस साउथ गुजरात और सौराष्ट्र, क्योंकि ईशुदान गढ़वी सौराष्ट्र से आते हैं, गोपाल इटालिया सौराष्ट्र से, अब नेटिव सौराष्ट्र में है पर उनका कर्मस्थान सूरत में रहा था। तो ये दोनों प्लेस पे उनका फोकस बहुत बहुत ज्यादा रहा, लोगों को लग रहा था। और फिर दिल्ली मॉडल, उसमें पंजाब में सत्ता आ गई अचानक से, तो पंजाब की सरकार बनी, फिर उनमें बहुत सारा ऑक्सीजन आया और पूरे मतलब गुजरात हाँ, ठीक है, उनकी यात्रा समझ में आ रही है, ठीक है। हाँ। जो आप पॉइंट कह रहे हैं, लेकिन हाँ वही कि क्या 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 उससे फर्क पड़ा, क्या क्या कहीं आम आदमी पार्टी के मन में यह था कि हम सरकार ही बना लेंगे गुजरात में? शायद ऐसा तो नहीं रहा होगा। नहीं, सरकार बनाने एक ही था कि कांग्रेस पिछले 27 साल से बीजेपी की बी टीम बन के बैठी है, दोनों मिलके भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसलिए आप हमको पसंद कीजिए। मतलब उनको विपक्ष में बैठना था, बहुत क्लियर था। बी टीम के लिए बात हो रही थी कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, तो लोगों को बी टीम ही बनना था। ए टीम अभी भी किसी का टारगेट नहीं आज की तारीख में। और 27 साल से सत्ता में दूर रहने से कांग्रेस के कार्यकर इतने ठीक है, तो ये एक सवाल उठेगा यहाँ पर डॉक्टर इरशान त्रिवेदी के, अगर हम इसको राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से देखें, अगर हम इसे राजनीतिक विकल्प के हिसाब से देखें, तो क्या आम आदमी पार्टी अब खुद को एक रिप्लेसमेंट के तौर पर, उसे भी पता था कि गुजरात में चुनाव तो नहीं जीत सकती है, वो सरकार नहीं बना सकती है, लेकिन क्या एक रिप्लेसमेंट कांग्रेस का देने की कोशिश, अपनी छवि को बड़ा करने की कोशिश? सर, मैं सबसे पहले गुजरात के इलेक्शन के बारे में बात करूंगा क्योंकि मैं गुजरात से हूं। तो पहले जो 2017 का चुनाव लड़ा था, तो हम गुजरात की ही बात कर रहे हैं जी। दोनों के बीच में जो इलेक्शन लड़ा था, वो सबसे पहले उसका एक नोमेनक्लेचर है हज, HHJ, उसके ऊपर लड़ा था, जिसमें हार्दिक, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी, जिसको कांग्रेस ने पूरी तरीके से कोशिश की कि उसको इनकेश किया जाए। कांग्रेस को 77 सीट्स भी मिली और जिसमें से वो हार्दिक को और अल्पेश ठाकुर को शायद संभाल नहीं पाए। तो कांग्रेस का ये सबसे बड़ा गठबंधन है, वहां पर टूटा। इस बार का जो इलेक्शन है वो राम के ऊपर लड़ा गया है, यानी कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी सर। तो ये मोदी सर का जो एक फैक्टर है, उसमें उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि यहाँ पे पूरे एक मोदी सर के प्रति जो एक यहाँ पे इमोशनल दाव है, तो इमोशनल दाव करके बीजेपी ने एनकेश करने की कोशिश की। यहाँ पे ना तो मोदी की चर्चा हुई, ना ही कोई लीकर कांड की चर्चा हुई, ना ही कोई विकास, पर मोदी जी के ऊपर ही पूरा इलेक्शन ये लड़ा गया। अरविंद केजरीवाल सर ने भी दिल्ली के ऊपर और पंजाब के मॉडल के ऊपर जो भी उन्होंने काम किया, उसके ऊपर यहाँ पे उन लोगों ने वो मुद्दे उठाने की कोशिश की और जिसका फायदा उनको मिला। कांग्रेस कहीं पे यहाँ पे नजर नहीं आई। कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने शायद थोड़ी सभाएं की, लेकिन वो भी ऐसे पूरी इफेक्टिवली नहीं हो पाए। उनकी वो भारत जोड़ो यात्रा, वो शायद कांग्रेस मेन लीडरशिप वो दूर रही। प्लस कहीं से कांग्रेस के बड़े लीडर्स के इस प्रकार के निवेदन कि रावण का उपयोग करना, जिसको नरेंद्र मोदी सर और बीजेपी ने काफी हद तक को एनकेश करने की कोशिश की।
अब ये पूरा सिस्टम जो है, इसमें जो ये जो अपने एग्जिट पोल है, जो आंकड़े हैं, वो यही दिखा रहे हैं कि इससे कांग्रेस का जनाधार टूट रहा है। इस तरीके से प्रशांत भाई ने बात की कि ए टीम के लिए कोई बात नहीं, सिर्फ सेकंड में विपक्ष में कौन मजबूत होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी को यहाँ पे गंवाने का कुछ भी नहीं। अगर वो यहाँ पे 2 सीट भी मिलती है, या जैसे कि अभी बात करें 15 से 20% वोट शेयर अगर ये होती है, तो उसको आम आदमी पार्टी को एक नेशनल पार्टी के तौर पे गुजरात एक ऐसा राज्य बनेगा जो आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी के तौर पर प्रस्तावित करेगा। ये अगर होता है तो उसका सिंपल लॉजिक यही जाता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का विकल्प बनने की पूरी कोशिश में रहेगी। और मैं तो मानता हूं कि अब ये जो जंग है वो शायद बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी का ज्यादा होगा, बल्कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। जी ठीक है, ठीक है। तो इस सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। अभी थोड़ा जब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो थोड़ा इस सवाल को आगे लेकर जाएंगे कि आम आदमी पार्टी ने जो भी किया हो, भले ही वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, उसकी वजह से बीजेपी को फायदा मिला हो, लेकिन एक अलग जो समीकरण बन रहा है राष्ट्रीय राजनीति पे, और फिर एक वो जो तीसरे मोर्चे की बात होती है, वहां पे क्या ये पार्टी कोई रोल प्ले करेगी, वहां पे एक बात करेंगे। खालिद साहब, अगर हम देखें गुजरात को, तो वो मैं थोड़ा सा सवाल लेकर आऊंगा कि क्या मोदी शाह की जोड़ी को हराना, वैसे तो पूरे देश की बात है, लेकिन जब विशेष रूप से गुजरात की बात करते हैं, और देखिए ऐसा नहीं है कि टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, उन्होंने शायद पिछला चुनाव उनके जहन में था, तो क्या प्रधानमंत्री, क्या गृह मंत्री, क्या पार्टी के बड़े दूसरे नेता, क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री पूरी ताकत लगा दी। एक तरफ यह सवाल किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री को क्या जरूरत है इतना चुनाव प्रचार करने की, या गृह मंत्री को, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि वो इतनी जबरदस्त मेहनत की अपने ही घर में, अपने ही प्रदेश में भी नॉट अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड वाली जो बात होती है कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। तो क्या उनके रहते गुजरात एक अभेद किला है, शायद किसी पार्टी के लिए संभव नहीं है कि हरा पाए? देखिए, मैं इसमें यही कहूँगा, जो सवाल आप कर रहे हैं कि जो प्रेजेंट लीडरशिप है बीजेपी की, जो टॉप लीडरशिप है, उसका सबसे बड़ा यूएसपी यही है कि दे डोंट टेक एनी इलेक्शंस फॉर ग्रांटेड। मतलब चाहे वो आपका गुजरात का इलेक्शन हो, जहाँ पे उनको पता है कि पीएम सबसे बड़ा फेस है, पीएम की अप्रूवल रेटिंग वहाँ बहुत ज़्यादा है, सीएम की अप्रूवल रेटिंग्स इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, हमने अपने ट्रैकर में देखा, गवर्नमेंट के भी बहुत ज़्यादा अच्छी कोई ऐसी रेटिंग नहीं थी। अनएम्प्लॉयमेंट का इशू वहाँ पे लोग कह रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन सब चीज़ें, सारी चीज़ों पे आकर के जब पीएम की जो इमेज होती है, पीएम का जो नाम होता है, वो सब पे भारी हो जाता है। और पीएम भी ये जानते हैं कि भाई कोई भी इलेक्शन जीतने के लिए उन्हें, चाहे भले ही उनके फेवर में उन्हें पता है कि यहाँ पे मेरा होम स्टेट है, मेरा जो रेपुटेशन है उस पर लोग वोट देते हैं, उसके बावजूद भी वो उसको लाइटली नहीं लेते हैं। और इन दोनों की जोड़ी का हम देख रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में भी। मतलब मैं सबसे ताज्जुब करता हूँ कि आपको हैदराबाद के म्यूनिसिपल इलेक्शन से, वहाँ पे जा करके म्यूनिसिपल इलेक्शंस में अमित शाह रोड शो कर रहे थे और उसका उनको फ़ायदा भी मिला। और आने वाले वक्त में जैसा हम देख रहे हैं, शायद तेलंगाना विल बी अनदर स्टेट इन द साउथ जहाँ पे ये लोग अपना इन रोड्स बनाएंगे। तो इन लीडरशिप का सबसे बड़ा यूएसपी यही है कि ये किसी इलेक्शंस को लाइटली नहीं लेते हैं, ख़ास तौर से गुजरात को। दे डोंट वांट टू टेक एनी चांस इन गुजरात, ठीक है, क्योंकि अगर गुजरात में कुछ भी सेटबैक होता है, मान लीजिए जैसे कि उस सेटबैक के नज़दीक चीज़ें चली गई थी 2017 में, तो वो बहुत बड़ा एक मैसेज उसका चला जाता अगेंस्ट बीजेपी एंड द हिंदुत्व आइडियोलॉजी की, जो वहाँ जो स्टेट जो उनका लैब माना जाता है, अगर वहाँ पे कोई भी ऐसा सेटबैक होता है तो भले ही उनको मालूम भी हो कि ऐसा होने नहीं जा रहा है, बट देन ऑल्सो दे डोंट वांट टू टेक एनी चांस। तो उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीबन 10 दिन वहाँ प्रचार किया है, अमित शाह ने 12 दिन किया है, और उनके कंपैरिजन में अगर आप देखें कांग्रेस का जो नतीजा आ रहे हैं, उसकी वजह ये कांग्रेस की टॉप लीडरशिप वहाँ गई नहीं। राहुल गांधी सिर्फ 1 दिन गए हैं और शायद 2 पब्लिक मीटिंग की हैं, और प्रियंका गांधी वहाँ गई ही नहीं है, और खड़गे साहब अभी प्रेसिडेंट बने, वो अपना शायद 2 या 4 मीटिंग्स उन्होंने करी है। तो आप कौन इलेक्शंस को कितना सीरियसली लेता है और उसके नतीजे कैसे आते हैं, वो आपको इस गुजरात के रिजल्ट में आपको दिख रहा है। अगर यही लीडरशिप रही और इसी तरीके से शिद्दत से चुनाव लड़ते रहे, तो ऑब्वियसली ये लग रहा है कि हाँ, ये इनविंसिबल हो जाएगी बीजेपी वहाँ पे, क्योंकि जो मेन अपोजिशन है उसने तो लग रहा है कि मैदान खाली छोड़ने का वो कर लिया। लेकिन हाँ, ये कि अगर आम आदमी पार्टी 15-20% वोट शेयर ले आती है, तो ये खतरे की घंटी आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए हो सकती है, क्योंकि हम ये अक्सर ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो ट्रेजेक्ट्री है उसकी पॉलिटिकल जर्नी की, वो ये है
कि अगर वो कहीं पे भी उनको अगर फुटहोल्ड मिलता है तो उसके बाद वो फिर इतना जी जी, तो ये ब्रजेश जी नेक्स्ट टाइम में बिल्कुल नहीं, हम आते हैं उस पे तो और विस्तार से जाएंगे। ब्रजेश जी, क्या जो पिछला प्रदर्शन था कांग्रेस का गुजरात में, उन्होंने बिल्कुल ही मैदान छोड़ दिया, उन्होंने सोचा कि इस बार वो हम दोहरा ही नहीं पाएंगे, ऊपर से फिर आम आदमी पार्टी, मतलब ठीक है, अभी हम जो बात कर रहे हैं कि मोदी शाह बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उनकी पार्टी बहुत मेहनत करती है और उसके नतीजे निकलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा विपक्ष है, ऐसी पार्टी है टक्कर देने के लिए जो मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आपको ये समझना होगा कि गुजरात में कांग्रेस का फिक्स पॉकेट्स में फिक्स वोट बैंक है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखिए, वो पार्टी 1995 से लगातार कभी भी 40 सीटों से कम नहीं गई है। और आपने कहा कि इस बार के चुनाव में प्रचार करने के लिए भी कांग्रेस के बड़े नेता नहीं आए। आप याद करिए ना, 2004 में किसी ने सोचा नहीं था कि जो है उस समय जो है लोकसभा का चुनाव था, कांग्रेस के पास 5 सीटें थी, गुजरात की जनता ने 12 सीटें उठा के दे दी थी। आप याद करिए 2009 का चुनाव, 12 लोकसभा की सीटें कांग्रेस ने जीती थी वहां। तो आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जो कास्ट का जो अरिथमेटिक है, जो कम्युनिटी का अरिथमेटिक है, उसमें कांग्रेस के पास कई सारे पॉकेट्स में सपोर्ट बेस है, ट्रेडिशनल सपोर्ट बेस है, जिसकी वजह से वो 40 से कम कभी नहीं जाती। पिछली बार जो 77 पर पहुंची है, जिसके बाद से अब बात हो रही थी कि भाई और मेहनत करते तो क्या सरकार बना लेते। देखिए, पिछली बार का जो मसला था बिल्कुल अलग था। अभी जो है सो बात हो रही थी जो है हार्दिक पटेल की, जिग्नेश मेवानी की, अल्पेश ठाकुर की, ये सब ठीक हैं ये नाम। इसके अलावा पाटीदार कोटा स्टेशन, गांव में जो है, जो ग्रामीण इलाके हैं, जो रूरल गुजरात है, उसके अंदर जो है सो बीजेपी को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, अपनी इंटरनल भी कुछ ट्रबल थी। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस में अगर आप देखें, कांग्रेस के लिए जो है अशोक गहलोत जैसा सारथी वहां पर मौजूद था बतौर प्रभारी। तो एक अच्छा चुनाव था जिसमें कि बीजेपी के सामने बहुत सारी चैलेंजेस थी और उसमें फिगर जो है वो 99 पे आई थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। आप ध्यान रखिए कि हार्दिक और अल्पेश जो है सो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं। जिग्नेश मेवानी की इन चुनाव में कहीं चर्चा भी नहीं हुई। और कांग्रेस जो है, अगर मान लीजिए राहुल गांधी ने 4 की जगह 50 सभाएं भी कर दी होती तो भी कोई नहीं ये मानने को तैयार था कि जो है सो पार्टी जो है वहां कोई सरकार बनाने जा रही है। नंबर आप सुधार सकते हैं, उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि बीजेपी इन बार के चुनाव में ज्यादा कंफर्टेबल कंडीशन में थी। दूसरी तरफ हम जो आम आदमी पार्टी के इक्वेशन की बात कर रहे हैं, देखिए गुजरात में समय समय पर तीसरी पार्टी आती रही है, लेकिन क्या गुजरात के इन चुनावों से आप सीधे सीधे एक राष्ट्रीय पार्टी, मतलब एक अल्टरनेटिव के तौर पर देखा जाएगा बीजेपी का? मुझे लगता है यह कहना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि हम भूलते बहुत तेजी से हैं। आप ध्यान रखिए कि जब चुनाव डिक्लेयर हुए तो गुजरात से ज्यादा तो आप हिमाचल प्रदेश से उम्मीद कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और वो पंजाब से सटा हुआ है, बहुत वहां पर ताकत आपने झोंकी हुई है। लेकिन जैसे ही कैंपेन का दौर शुरू हुआ, मुझे लगता है पूरे आपने वहां से विड्रॉ कर लिया। आप यूपी का चुनाव भूल गए। आप, मुझे लगता है उत्तराखंड, जहां पर वो घूम घूम के कहते थे कि वहां हमारा सीएम बन रहा है, वहां पर क्या हंस रहा है आपको पता है। तो मुझे लगता है यह बहुत जल्दीबाजी होगी। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक बहुत ही लिमिटेड एरिया है। पंजाब में भी क्या हालात हैं आप देख रहे हैं। गोवा में आप ध्यान रखिए कि बहुत जोर शोर से चुनाव लड़ने गए, वहां क्या हुआ। तो अभी ये कह देना कि बीजेपी के सामने नेशनल अल्टरनेटिव या मुकाबला करने के लिए आप खड़ी हो गई, मुझे लगता है ये जल्दीबाजी होगी। कांग्रेस आज भी जो है सो एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर है, उसकी ताकत जरूर कम हो रही है। कांग्रेस में अपने को रिवाइटलाइज करने की कैपेसिटी है। दूसरी पार्टियां, आप ध्यान रखिए कि आप बंगाल में ममता बनर्जी बैठी हुई हैं, आप जो है दक्षिण में कई सारे दल हैं जिनकी अपनी अपनी पॉकेट्स में पॉपुलरिटी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कोई एक पार्टी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य में जहां पर कि उसकी चुनौती लगातार बढ़ रही है, उसके सारे वो नेशनल अल्टरनेटिव है। उसको ऐसे 4-5 बड़े राज्य जीतने पड़ेंगे, तब जाके नेशनल अल्टरनेटिव बनेगी। जी जी, नहीं, अच्छा विश्लेषण रहा है आपका, इस पे थोड़ा और डालेंगे। लेकिन आपने चूंकि हिमाचल की बात कर ली है ब्रजेश जी, तो ये सवाल भी मैं आपसे ही ले रहा हूं। अब हिमाचल में जो है वो कांटे की टक्कर दिख रही है सारे एग्जिट पोल में। नतीजा क्या आएगा अब ये तो, जब क्योंकि इतना क्लोज रहता है तो थोड़ा सा डाइसी रहता है कि जब तक नतीजा नहीं आए आप कैसे पहुंचेंगे। लेकिन आपका हिसाब क्या कहता है, क्या बीजेपी वहां एक बार फिर से सरकार बनाने में सफल रहेगी या फिर कांग्रेस को मौका मिल जाएगा? देखिए, बीजेपी अगर दोबारा सरकार बना लेती है तो ये अपने आप में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि 1985 के बाद से कोई भी पार्टी वहां पर लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बना पाई है। और हिमाचल प्रदेश जहां पर की विधानसभा सीटें जो है, अगर आप वोटर्स की तादाद के हिसाब से कहें तो बहुत छोटी छोटी हैं, जीत का मार्जिन बहुत छोटा होता है और बहुत कड़ा मुकाबला है। आप ध्यान रखिए कि जब 6 महीने पहले जब इलेक्शन के, कोई ये नहीं मान के चल रहा था कि बीजेपी वहां रिपीट करने जा रही है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने वहां धुआंधार प्रचार किया, पूरा संगठन लगा तो लगा कि हाँ भाई एक
एक टाइट मुकाबला हो रहा है और अभी एग्जिट पोल आपको ये दिखा रहे हैं कि शायद बीजेपी जो है सो वहां सरकार बना सकती है दोबारा, जो इंडिकेशंस हैं, लेकिन बहुत टाइट मुकाबला है और मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी आश्वस्त नहीं है कि जो सो क्या फाइनली वो सरकार बना रही है। लेकिन अगर मान लीजिए बीजेपी सरकार बना लेती है, जैसे कि एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी होगी बीजेपी के लिए, क्योंकि आप ध्यान रखिए 1985 के बाद से कोई भी पार्टी हिमाचल प्रदेश में दोबारा सरकार नहीं बना पाई है। दूसरी एक चीज और मैं पॉइंट आउट कर दूं, हम बार बार जो कहते हैं कि बाकी सब चीजें गौर हो जाती है, पीएम का अपना जो पर्सनालिटी है, उनका जो अपना मैजिक है, उनकी जो अपनी पॉपुलैरिटी है, उसके सारे बीजेपी हर जगह सेल थ्रू कर जाती है। मुझे लगता है ये कहना भी थोड़ा शॉर्टकट है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की अपनी पॉपुलैरिटी है, उन पर लोगों का ट्रस्ट है, लेकिन वो जो पार्टी जो परफॉर्म कर पाती है उसका कारण ये भी है कि मोदी जिनका खुद काफी अहम रोल रहा है, अमित शाह जिनका खुद काफी अहम रोल रहा है इस पार्टी के संगठन को बिल्ड करने में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आज की तारीख में आप बताइए कि बीजेपी का जिस तरह का सांगठनिक ढांचा है, उस तरह का सांगठनिक ढांचा इस देश में आज की तारीख में किस पार्टी के पास है? अगर नहीं है तो आप जो सिर्फ पॉपुलैरिटी जो है इंडिविजुअल की जो है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों ना हो, जब तक एक सांगठनिक ढांचा नहीं होगा आप उसको सीटों में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। और वो संगठन का ढांचा भी जो है जाहिर है यही नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बीजेपी के लिए बिल्ड किया, जिसका नतीजा ये है कि लगातार 6 चुनाव वहां बीजेपी जीत चुकी है। तो नेता की पॉपुलैरिटी, क्रेडिबिलिटी एक तरफ, साथ में उसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी होना चाहिए ताकि वोट जो है सो पार्टी की मुट्ठी में। वो बात तो सही है और वो तो एक परफेक्ट कॉम्बो जैसा बीजेपी के अंदर काम है कि स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा, नेता भी अच्छे, और इस समय उनके लिए सारी चीजें जिसे कहते हैं कि सारे बॉक्स क्लिक हो रहे हैं। यहाँ पर खालिद साहब, तो क्योंकि बात हिमाचल की चल रही है, तो जब इतने क्लोज एग्जिट पोल के नतीजे होते हैं तब क्या ऊंट किसी भी करवट बैठता है? क्या कहता है आपका इसमें गणित? जी हाँ, इसमें ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है और यहाँ पे बहुत कड़ा मुकाबला था। अभी ब्रजेश सिंह जी जैसा कह रहे थे, उनकी मैं कुछ बात से इत्तेफाक रखूँगा, कुछ बात से इत्तेफाक नहीं रखूँगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चाहिए होता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसी लीडरशिप के लिए भी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो डबल इंजन की सरकार का जो जिक्र होता है बार बार, हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ऐसी थी कि प्राइम मिनिस्टर का इंजन तो वहाँ की सरकार को आगे की तरफ खींच रहा था और जो चीफ मिनिस्टर का इंजन है वो पीछे की तरफ खींच रहा था। तो अल्टीमेटली ये मुकाबला इस हद तक भी इसलिए आ पाया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि हम जो ट्रैक कर रहे थे सिचुएशन, वहाँ के चीफ मिनिस्टर वो खासे अनपॉपुलर थे और वहाँ की गवर्नमेंट भी खासी अनपॉपुलर थी। लोगों की काफ़ी नाराज़गियाँ थी वहाँ पे इसकी गवर्नेंस से। अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे मेजर इशू था। जीएसटी वहाँ पे जो सेबों की जो पैकिंग मटेरियल था उससे लोगों ने क्या कहते हैं उस पर काफ़ी एतराज़ जताया था। और कोविड की वजह से भाई वो हिल स्टेट है, उनका ऑलरेडी धंधा बैठा हुआ था। तो ये एक ऐसा डबल इंजन की सरकार थी वहाँ पे जहाँ पे चीफ मिनिस्टर का इंजन पीछे की तरफ खींच रहा था। अल्टीमेटली ये कांटे की टक्कर, या फिर जिसमें जैसे कि हम दे रहे हैं कि हमारे हिसाब से थोड़ी सी एज है बीजेपी को, वो यही वजह है कि वहाँ पे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और यहाँ पे ख़ास तौर से आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये राजपूत पॉपुलेशन यहाँ पे काफ़ी है, करीब तकरीबन 32% यहाँ राजपूत पॉपुलेशन। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की 16 वहाँ पे जो है रैलीज वहाँ कराई गई हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्लस मोदी की पॉपुलैरिटी और जो की लीडर्स जिनकी अपील वहाँ पे हो सकती है, उन सबको वहाँ पे बीजेपी ने पूरी तरह से यूज़ किया उस इलेक्शंस को ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे हाथ से ना निकले। हाँ, जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर ये सरकार बनती है तो 1985 के बाद ये रिकॉर्ड होगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस की खामियां भी थी कि कांग्रेस के जो सबसे टावरिंग लीडर वहाँ पे थे उनका ना होना कांग्रेस के लिए नुकसानदेह था, बीजेपी को भी उससे फ़ायदा। वीरभद्र सिंह इस बार नहीं थे। अब ये हिमाचल प्रदेश ऐसी स्टेट थी जहाँ पे 20 रिबल्स खड़े थे बीजेपी के, उसके बावजूद भी इस सिचुएशन में लेकर के आप आना कि जहाँ पे आप या तो बहुत नज़दीकी मुकाबला कह रहे हैं या फिर कुछ हमारे हिसाब से कि एज है बीजेपी को, वो पूरी जो टॉप लीडरशिप है उसकी इलेक्शनरिंग का ही ये नतीजा है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जाहिर सी बात है भाई, अब इस टाइम 2014 से सेंटर में वो रूल कर रही है, इतने सारे सूबों में है, तो बिना स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के तो आप इलेक्शन जीत नहीं रहे होंगे। लेकिन सीएम की जो अनपॉपुलैरिटी होती है उसका जो न्यूट्रलाइज करने का जो काम आ जाता है जिम्मेदारी, वो जो करंट टॉप लीडरशिप है पीएम मोदी और अमित शाह की, उस पर आ जाती है। एंड दे सक्सीड इन डूइंग दैट आल्सो। अब बातें तो देखिए बहुत सारी होती है कि सरकारी महकमा भी खुश नहीं था और अभी से कुछ सरकारी अफसरों ने जो है वो वीरभद्र सिंह के यहाँ और कांग्रेस के अध्यक्षा के जो वहाँ लोकल अध्यक्ष हिमाचल की, उनके घर पे हाजिरी लगाना। तो खबरें तो ऐसी बहुत सारी निकल कर आ रही है, नतीजे क्या होते हैं वो देखना होगा। तो डॉक्टर त्रिवेदी ये बताइए कि क्या
हिमाचल में बीजेपी को जो थोड़ी पार्टी के अंदर ही गुटबाजी कह लीजिए, जैसे बोल रहे 20 रिबेल्स खड़े थे वहां पर, तो यही चीजें थोड़ी बैकफायर कर गई, नहीं तो शायद एक पुख्ता नतीजा एग्जिट पोल में भी दिख रहा होता। आपकी बात बिल्कुल सही है विपिन जी, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने काफी हद तक वो मेहनत की, सभाएं की, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, ऐसा ही लग रहा था कि इस बार भी शायद जो एक हिमाचल प्रदेश का पैटर्न रहा है कि हर 5 साल में सत्ता बदलती रहती है, लेकिन वो शायद इस बार देखने को नहीं मिलता। कांग्रेस को मुझे डाउट है कि जिस प्रकार से कांग्रेस की सिचुएशन यहाँ पे गुजरात में है या फिर दिल्ली में है, वही चीज शायद उसको कांग्रेस को वो प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि कांग्रेस की जो वो है कि सिर्फ यही चीज सोच लेनी कि हर 5 साल में सत्ता बदलने ही वाली है, तो नेक्स्ट टाइम हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी हमें सत्ता मिल जाएगी। अगर कांग्रेस इस प्रकार से सोचेगी तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की इतनी भी सीट आएगी। हाँ, अगर लोकल वहां पे गवर्नमेंट के प्रति थोड़ा प्रॉब्लम है और वो कांग्रेस को थोड़ा सा ऑक्सीजन दे देती है, तो कांग्रेस की बढ़त होने के आसार है, मगर अंदरूनी गुटबाजी शायद बीजेपी को इतना असर नहीं करेगी। अगर ये मोर्चे वापस, जैसे कि आम आदमी पार्टी के सिर्फ 0 to 1% सीट बता रहे हैं, लेकिन जैसे कि सर ने बोला, ब्रजेश जी ने बोला कि कहीं पे भी संगठन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और अगर ऐसा कोई संगठन वहां पे उभर के आया और जिसने कांग्रेस के वोट काटे, तो डेफिनेटली इस बार भारतीय जनता पार्टी का भले ही अंदरूनी गुटबाजी है, लेकिन उनका इंटरनल वेटेज और जिस प्रकार से रुझान भी बता रहा है कि एग्जिट पोल में कि उनकी सरकार बनना मोस्टली तय है। तो मैं ब्रेक लूं उससे पहले ब्रजेश जी से एक छोटा सा सवाल, क्योंकि वही जो चीज हम बात कर रहे थे, गुजरात के अंदर की होगी मेहनत, ब्रजेश जी आपने जिक्र भी किया कि गए तो वहां भी चुनाव लड़ने के लिए थे, काफी बातें हो रही थी, तो क्या आम आदमी पार्टी वहां पर कांग्रेस के वोट नहीं काट पाई? देखिए, आपको याद होगा जब पहली बार सोलन में अरविंद केजरीवाल गए थे और वहां पर पंजाब से तमाम सरकारी कर्मचारी आ गए थे पंजाब सरकार के, और उन्होंने जिस तरह का प्रोटेस्ट वहां पर किया, अरविंद केजरीवाल अपनी रैली तक वहां नहीं कर पाए थे और वहां से उनको निकलना पड़ा। और उसके बाद से एक तरह से देखिए कि आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश को सरेंडर ही कर दिया। आप ध्यान रखिए कि पूरे टाइम जो है केजरीवाल या उनके पार्टी के जो बाकी नेता थे, यहां तक कि पंजाब के सारे विधायक को गुजरात में पड़े रहे, हिमाचल प्रदेश में तो कोई चर्चा तक नहीं हुई। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है आम आदमी पार्टी को कहीं कोई किसी फोर्स के तौर पे गिन ही नहीं रहा है, एग्जिट पोल में भी उसकी कोई झलक नहीं है। जबकि हिमाचल प्रदेश लॉजिकल था। आप ध्यान रखिए कि हिमाचल प्रदेश में इन्होंने काफी माहौल बनाने की कोशिश की थी। बगल का राज्य है पंजाब, जहां पर कि आप सत्तारूढ़ हैं, और दूसरा ये कि वहां पर कांग्रेस की, जैसे कि आपने बात की कि कांग्रेस जो है जो हर साल जो 5 साल के बाद से रिप्लेसमेंट हो जाती है, उसका फायदा उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं थी, क्योंकि वीरभद्र सिंह, क्योंकि आप ये भी ध्यान रखें कि जो हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति रही है वह पिछले 5-6 चुनावों में लगातार जो है धूमल वर्षे जो है वीरभद्र सिंह के इर्द गिर्द घूमती रही है, पार्टी से ज्यादा जो है पर्सनालिटी लीड रही है। तो वीरभद्र सिंह जो कि कांग्रेस के सबसे टावरिंग लीडर थे, उनका न होना और आम आदमी पार्टी की सरकार का पंजाब में होना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत पॉजिटिव फैक्टर था। लेकिन जो मैंने कहा ना कि अगर आपको राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो आपको जो है बहुत ज्यादा जगह पर अपनी प्रतिभा को दिखाना होगा, अपनी लोकप्रियता को दिखाना होगा। उत्तर प्रदेश का आप केस भूल गए, मुझे लगता है गोवा का केस भूल गए, उत्तराखंड का केस भूल गए, इन तमाम राज्यों में आम आदमी पार्टी जो है सो सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन क्या हुआ हम सबके सामने। गुजरात के मामले में भी मुझे लगता है गुजरात के जो हमारे एक्सपर्ट जो जुड़े हुए हैं, आपको याद होगा कि नोटबुक पर कुछ केजरीवाल ने लिखा था कि हमारी सरकार बनने जा रही है। अब मुझे लगता है कि जो है वो नोटबुक, यहाँ आम आदमी पार्टी का जोर नहीं चला, नहीं तो शायद इसका फायदा बीजेपी को भी मिलता नजर आता, पता नहीं। लेकिन कुल मिला के अब कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। क्या नतीजे निकलेंगे हिमाचल में, ये उस दिन जरूर इंटरेस्टिंग होगा। गुजरात का तो मामला साफ दिख रहा है, उससे बहुत बदले हुए नतीजे आएंगे, इसकी आशंका तो नहीं है। तो चलिए एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो थोड़ा दिल्ली एमसीडी के चुनाव की चर्चा कर लेंगे और कुछ और बड़े सवाल, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, और जिस तीसरे मोर्चे की बात करते हैं, क्योंकि चुनाव तो बड़े फिर से आएंगे, वहां पर क्या होगा, वहां पर यही आम आदमी पार्टी, यही कांग्रेस किस तरह से मुकाबला करेंगी बीजेपी का, ये बड़ा दिलचस्प होगा। एक छोटा ब्रेक, बातचीत जारी है। यूं ही नहीं मैं बन जाता। और जब का सिलसिला, सबसे पहले चलते हैं राजस्थान, जहां से जयपुर से भगवान कौरवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, अच्छे, बढ़िया हूँ बस। बताएं क्या उलझन है? मेरा ये सवाल है कि हाँ, मैं नेक्स्ट ईयर में रिटायर हो रहा हूँ, तो हमारे यहाँ जो मैं बैंक ऑफ इंडिया जयपुर में पोस्टेड हूँ। अच्छा।
तो हमारा रिटायरमेंट में क्या है, हमारे जो लीव इनकेशमेंट हो रही है जो 240 या सेंट्रल गवर्नमेंट का 300 है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो एग्जम्प्टेड है। क्या पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर एग्जम्प्टेड अप टू 3 लाख लिमिट है या वो भी फुल एग्जम्प्टेड है? गौरी नहीं, देखिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए जो लीव इनकैशमेंट होती है वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन उसके अलावा जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक के एम्प्लॉयज़ हों, PSU के हों, वो सभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाते। तो उनके केस में जो लिमिट है, जो आपको डिडक्शन मिलेगी, वो मैक्सिमम 3 लाख की मिलेगी। तो अगर आपको लीव इनकैशमेंट 3 लाख से ज़्यादा मिल रही है तो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है और उसके ऊपर की टैक्सेबल है। 3 लाख से कम मिल रही है तो जितनी मिल रही है वो सारी एग्जेम्प्ट है। तो आपकी जो थ्रेशोल्ड है वो है 3 लाख और आपको जो पूरी की पूरी लीव इनकैशमेंट मिल रही है वो नॉन टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे। चलिए, तो कौरवानी साहब, उम्मीद करता हूँ आपकी उलझन दूर हो गई होगी। क्यों? बिल्कुल। और रिटायरमेंट के लिए आपको शुभकामनाएं। फिर भी कोई रिटायरमेंट के बाद भी कोई उलझन हो तो बताइएगा, हमारे पास कई सारे रिटायर्ड लोगों के फोन आते हैं, उनकी उलझन हम लोग दूर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि पटना बिहार से आया है, विपिन कुमार सिंह साहब का। वेलकम बैक। चुनावी दंगल एग्जिट पोल, संकेत साफ है। आज का चुनाव अड्डा, आज का आवाज अड्डा इसी पर। और ब्रेक से पहले काफी चर्चा हुई, गुजरात की बात कर ली हमने, गुजरात के साथ साथ हिमाचल की भी बात हुई, लेकिन अब MCD चुनाव पर भी एक नजर डाल लेते हैं क्योंकि सारे एग्जिट पोल वहां पर आम आदमी पार्टी को सत्ता मिलते हुए दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर खालिद साहब, मैं आपसे, गढ़वी साहब मैं आपके पास भी आऊँगा, पहले आपसे कनेक्शन थोड़ा टूट गया था, लेकिन मैं पहले खालिद के पास जा रहा हूँ। खालिद जी, क्या ये जो एग्जिट पोल हैं, हम मानते तो हैं कि भाई यही इसी के आसपास कुछ नतीजे गिरेंगे, लेकिन ये बड़ा फेरबदल है दिल्ली के हिसाब से या MCD के हिसाब से, इसकी उम्मीद कम की जा रही थी। कैसे ये संभव हो पाया? क्या आम आदमी पार्टी को, जो दिल्ली में इस समय बहुत घमासान मची, चाहे आबकारी मामला हो, चाहे फिर वो सत्येंद्र जैन वाला मामला हो, वहां से थोड़ा सा एक जनता की सहानुभूति मिली, या फिर उनका जो काम के वो दावे करते हैं, वो क्या रहा कि इतना फेवर में दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल, क्लीन स्वीप टाइप का? हाँ, देखिए, ये लग रहा है जो एग्जिट पोल के हिसाब से तो यही है कि ये काफ़ी अच्छी मेजॉरिटी से MCD में आम आदमी पार्टी आएगी और अपना मेयर बना पाएगी। यहाँ पे देखिए, जो हमने स्टडी किया, जो लोगों से बात की, उसमें यह था कि लोगों में सिटिंग MCD काउंसलर्स से काफ़ी नाराज़गी थी। उसमें कई सारे इश्यूज़ हैं। जैसे बात करते थे लोगों से, तो साफ़ सफाई का देखिए काफ़ी बड़ा इशू कहते थे, और इन्होंने एजेंडा भी सेट कर दिया था कूड़े के इर्द गिर्द आकर के। और एक करप्शन, लोगों ने कहा कि MCD में करप्शन एक मेजर वजह है, तो उसकी वजह से लोगों की नाराज़गी थी। और दिल्ली में चूँकि केजरीवाल हैं, इनकी सरकार है, और तो जो गरीब तबका है उनको वो 200 यूनिट बिजली फ्री और क्या कहते हैं पानी, और सरकारी स्कूलों के हालात थोड़े से बेहतर होना, ये निचला तबका जो था उसमें वो बहुत ज़्यादा अपील उसकी है। तो और पिछले 15 साल से लगातार वो थी, तो एक सर्टेन एक सेंटिमेंट भी हो जाता है। फिर उस सेंटिमेंट के ऊपर कैपिटलाइज करने वाली पार्टी होनी चाहिए। भाई पहले कांग्रेस थी, वो कैपिटलाइज नहीं कर पा रही थी, अब भी आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी का इतना तो हम देख ही चुके हैं कि वो एटलीस्ट ये है कि अपनी जो भी उनका जो इश्यूज उठाते हैं, जो भी उनकी पॉलिटिक्स है, उसको लेकर के वो बहुत एग्रेसिव रहते हैं। और दे हैव टेकन अ लीव फ्रॉम द बुक ऑफ BJP इन इलेक्शनरिंग इन दिस एस्पेक्ट, कि अपना जो भी आपका नैरेटिव है उसको बहुत एग्रेसिवली उसको प्रोपोगेट कीजिए। यूज़ ऑल द टूल्स, ऑल द मॉडल्स, ऑल द मीडियम्स टू प्रोपोगेट दैट नैरेटिव। तो वो सारा उन्होंने यूज़ किया और उस पर वो बैकफुट पे जो है BJP को यहाँ पे करने में कामयाब रहे। और शायद टॉप लीडरशिप भी ये सेंस कर गई थी, इसलिए टॉप लीडरशिप ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर लगाया भी नहीं बाद में आकर के। तो उसी का नतीजा ये हम देख रहे हैं कि जो हमारे एग्जिट पोल्स में आ रहा है। और दूसरा, तीसरी पार्टी जो है, जो उसके साथ जो बाकी सूबों में जो दिक्कत है वो यहाँ पे भी है। देखिए, कांग्रेस का यहाँ लगभग एकदम ख़त्म हो गई है। कुछ ही सीटों पे कुछ ही काउंसलर्स उनके आएंगे। उन्होंने कोई यहाँ पे दिलचस्पी दिखाई भी नहीं, उनकी किसी लीडरशिप ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई इस कैंपेन, वहाँ पे कांग्रेस के कैंपेन को बिल्डअप करने के लिए। मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या बताऊँ, जिस दिन ये MCD के चुनाव अनाउंस हुए थे, उसके बाद जो है मैं दूसरे या तीसरे दिन जो है मैं एक फॉर्मर कांग्रेस MLA के पास बैठा था। तो उन्होंने बताया कि साहब, आज हमारी जो है DPCC की कार्यकारिणी की बैठक थी। तो हमें लगा कि साहब अच्छा, बड़ा मतलब सही है,
जाएंगे। शायद एमसीडी इलेक्शंस कैसे लड़ने इसकी स्ट्रेटजी पे बात होगी, कैंडिडेट सिलेक्शन पे बात होगी, जिम्मेदारियों पे बात होगी, किसको कौन क्या जिम्मेदारी निभाएगा एमसीडी इलेक्शंस में। बोले जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो पता चला कि एमसीडी इलेक्शन उनके एजेंडे में ही नहीं था। उनके एजेंडे में था कि राहुल गांधी की जो है भारत जोड़ो यात्रा जब दिल्ली में आएगी तो उसको कैसे करना है, उस वक्त क्या क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, क्या काम करने। तो जब आपकी इतनी मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज हैं तो फिर आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया। और इस पे मैं ब्रजेश जी आपसे राय लूंगा, आपसे सवाल लूंगा आके कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है इसकी टाइमिंग को लेकर खास तौर पे क्या ये बैकफायर कर गई, मिसफायर कर गई, कोई कैलकुलेशन हुआ नहीं है, क्या है, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन प्रशांत गढ़वी, जो हम बात कर रहे थे कि आप देखिए गुजरात देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, लेकिन दिल्ली में ऐसा क्या है? दिल्ली में अभी हम बात कर रहे थे बीजेपी की लीडरशिप की पावर की, उसकी संगठनात्मक शक्ति की, उसका जो इस तरह से इस समय जिस तरह का भारतीय राजनीति में जो उसका दमखम है, लेकिन दिल्ली में क्यों कुछ नहीं हो पाता? वहां पर अरविंद केजरीवाल अब बीजेपी की नाक के नीचे से एमसीडी भी निकाल के ले गए। देखिए, आम आदमी पार्टी के पास अपनी जो ताकत है वो मुख्य 3 चीज पे है, शिक्षा, आरोग्य और बिजली, और वो पूरे देश में ये 3 चीज को लेके जा रहे हैं। दिल्ली में हमने खुद ने भी वहां पर देखा हुआ है। 2-3 अगर आपको अभी राजस्थान का, मध्य प्रदेश का चुनाव याद हो 2018 में, तो उनका मेन एक नारा लगा था कि वसुंधरा, मोदी से कोई वैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। मतलब राज्य में लोग चाहते हैं कि अपना नेता, अपनी सरकार कैसी होनी चाहिए, केंद्र में कैसी होनी चाहिए। ठीक उसी तरह आम आदमी पार्टी दिल्ली में, मतलब नगर निगम से लेके राज्य स्टेट गवर्नमेंट तक क्या काम करती है, अल्टीमेटली मोहल्ला क्लिनिक, मतलब छोटे से छोटे कस्बे तक वो पहुंची हुई है। तो मोहल्ला में पहुंच चुकी है। तो मोहल्ला में ही ये लोग जो 200 यूनिट वाली जो बिजली है वो किसको देते हैं, तो आम आदमी तक वो लोग पहुंचे हुए। और उसका परफॉर्मेंस 2 बार उन्होंने चेक कर लिया 2013 के बाद। तो कहीं ना कहीं वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस कहीं जा रहा है, कहीं एक्सेप्टेंस बन रहा है। इसके बाद पंजाब में भी ठीक इसी तरह पेनिट्रेट हो जाए, तो कहीं ना कहीं असर बनते हैं। और मुद्दों की राजनीति वैसे देखा जाए पूरे देश में तो आम आदमी पार्टी सिखा रही है कहीं ना कहीं कि आप शिक्षा पे बात करो, आप आरोग्य पे बात करो। तो ये मुद्दे की राजनीति कहीं सिखा रही है, वो आज की जनता को माइंड में उतर रहा है। बाकी आप देखिए, बीजेपी कहीं भी जाएगी, संसद से लेके सरपंच तक नीचे आ जाएगी, 370 की बात करेगी, राम मंदिर की बात करती है। आज गुजरात का इलेक्शन है, गुजरात के मुद्दे तो है, उसकी चर्चा कम हुई। और कर्फ्यू की बात हो गई कि 2002 के बाद कर्फ्यू नहीं दिखा है, दंगा फसाद नहीं हुआ है, हम राम मंदिर का बहुत भव्य निर्माण करने जा रहे हैं। तो लोगों को जो चाहिए कि भाई आप यहाँ की बात करो, जो कूड़े वाली बात की कि भाई गंदगी, दिल्ली में आप देखो चौराहे पे गंदगी, आज की तारीख में उनके लिए एक बहुत बड़ा पेचीदा प्रश्न वो उसका भी है, एयर इंडेक्स का भी है। तो उसको भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है लोगों को विश्वास है कि भाई आम आदमी पार्टी कहीं मेहनत कर रही है, तो हो सकता है तो उसके नतीजे को। त्रिवेदी साहब, क्या ये आम आदमी पार्टी की मेहनत है, उसका काम है, उसका दम है, या रेवड़ी पॉलिटिक्स है? सर मुझे तो लगता है कि, मैं शायद सब लोग मुझसे असहमत भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 5 क के बीच में, क की फिरकी में फंस गई। एमसीडी के इलेक्शन में 5 क की फिरकी में भारतीय जनता पार्टी फंस गई। तो पहला क है कूड़ा, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने बहुत ही अच्छे से उसका मुद्दा उठाया। दूसरा है करप्शन, कि जिसको केजरीवाल सरकार ने बोला कि भैया एमसीडी में करप्शन है, हम तो सारा पैसा है वो लेते हैं गवर्नमेंट से जो भी आता है, लेकिन एमसीडी में पूरा वेस्ट होता है। तीसरा क आया कि कांड, उन्होंने कोशिश की कि जेल कांड हो, लीकर कांड हो, ऐसा प्रकार के उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसका जो चौथा क है कि कवरेज, लेकिन कवरेज मिला किसको? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं को कवरेज मिला। तो पूरी तरह से सर्किट में जैन ही छाए रहे, पूरा ऐसा लगा कि पूरा एक वीडियो प्रोपेगेंडा पार्टी के तौर में भारतीय जनता पार्टी एस्टेब्लिश हुई। और दूसरा कि उन्होंने मनीष सिसोदिया सर के ऊपर किया, तो उसमें भी ऐसा आया कि एक ऐसा उप मुख्यमंत्री जो कि शिक्षा का स्तर इतना बढ़ा रहा है, अब उसके ऊपर लीकर कांड कर रहे हैं। और जब फाइनली जब एक रिजल्ट आया कि एफआईआर में उनका नाम नहीं है, तो उसको भी केजरीवाल सरकार ने एनकेश किया। और 5वां का इन सबसे ऊपर रहा कि केजरीवाल खुद, अरविंद केजरीवाल सर का पूरा एक है, उसमें उनकी छवि को कहीं पे भी कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ, जिसका फायदा शायद आम आदमी पार्टी को इतनी समथिंग मेजोरिटी के साथ बीजेपी के भी ऊपर एकदम करके वो आने वाले एग्जिट पोल में ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, आपका विश्लेषण और लेकिन एक जो सवाल मेरे पास रह गया वो ये कि ब्रजेश जी,
कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की बात आप छोड़ नहीं सकते। अब दिल्ली में भी ना तो उन्होंने इस चुनाव को सीरियसली लिया, जो खालिद साहब किस्सा सुना रहे थे वो भी गजब था अपने आप में, और इस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो क्या कोई सिस्टम नहीं है इस पार्टी के अंदर, कोई थिंक टैंक नहीं है, कोई जोड़ घटाव नहीं है? राजनीति की पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन क्या बिल्कुल ही हाशिए पे चली गई है सोच के मामले में भी? ये तो छक्का का आपने जोड़ दिया विपिन जी। कांग्रेस की समस्या जो है कोई आज की नहीं है, पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, जहां पर आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं पता है। अगर आपको पता है कि भाई देश के उस राज्य में चुनाव हो रहा है जहां पर कि आपके लिए हमेशा एक क्रिटिकल मास है, और जहां पर कि आप पिछली बार 77 सीट्स पर थे, गुजरात, आप देखिए देश में गुने चुने राज्यों में से गुजरात है जहां पर कि आज भी एक तरह से कह सकते हैं मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी का है। ऐसे गिने चुने राज्य हैं, हिमाचल भी वैसा ही राज्य है। इन दो ऐसे राज्यों में आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश, बिहार में आप लिबर्टी और लग्जरी भी ले लेंगे, ठीक है चलो हम भारत जोड़ो कर लें क्योंकि वहां पर आप चौथे लेवल की पार्टी हैं, लेकिन जिन दो राज्यों में आप जो है हमेशा जो है आमने सामने के मुकाबले में रहे हैं, आप उन मुकाबले पर ध्यान देने के लिए अगर आप भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, और दूसरी तरफ आपकी पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो गणेश परिक्रमा में लगे हुए हैं, आपके आसपास दिखने में उनका ज्यादा समय बीत रहा है, न कि चुनाव की प्लानिंग करने में, तो फिर क्या हो सकता है? तो समझ में आता है। वैसे उसका एक तर्क ये भी है कि कई जगह लोग ये भी कहते हैं कि अगर ना जाए इनके बड़े नेता तो भी ठीक है, क्योंकि वो जाके कुछ ऐसे बयान दे देंगे जिससे कि पार्टी की और फजीहत हो जाएगी। तो ये दोनों पक्ष है, लेकिन कुल मिलाजुलाकर आपको अपने एफर्ट्स झोंकने चाहिए, जो कि कांग्रेस संभव जो है इसमें नहीं पिछले कुछ वर्षों में दिख पाई है, बहुत सीरियस नहीं रही है, इसकी वजह से उसको नुकसान हो रहा है। और इसीलिए, और दूसरा एक चीज आप और भी देखें, जिस भी राज्य में कांग्रेस ने ये गलती की कि वह जो है किसी और पार्टी को, बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए जो है समर्थन देते दिखी, उस राज्य में वो धीरे धीरे हाशिया पर चली गई। आप देख लीजिए बिहार का एग्जाम्पल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, अभी दिल्ली का उदाहरण देख लीजिए। तो कांग्रेस की समस्या उसकी खुद की है, उसका समाधान भी उसको खुद ही करना है, जाहिर है कोई और उसका समाधान करने के लिए आ नहीं सकता। जी, तो खालिद साहब देखिए, अब बयान भी बड़े बचकाने आते हैं। अब जैसे ही शायद ये एग्जिट पोल आए या उसका आए, अब ये मैंने आज पढ़ा कल पढ़ा कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो पॉलिटिकल नहीं है, या कोई पॉलिटिकल विक्ट्री के लिए हम नहीं कर रहे। अरे आप एक राजनीतिक पार्टी हैं, तो फिर क्या आप समाज सेवा के लिए कर रहे हैं? क्या क्यों कर रहे हैं? समाज सेवा भी एक काम होता है, चलिए, लेकिन क्यों आप ऐसे ही पूरा देश घूम रहे हैं? सिर्फ आपको लोगों से मिलना है, आपको उसका चुनाव में कोई टर्न अराउंड नहीं चाहिए, तो फिर आप ये कर क्यों रहे हैं? देखिए, मैं कांग्रेस की प्रॉब्लम को इस वक्त जो एनालाइज करना चाहूँगा वो ये है कि राहुल गांधी की इंटेंशंस में कोई खामी नहीं है, कोई कमी नहीं है। वो जेन्युइन इंटेंशन के साथ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। खामी और कमी है जो उनके स्ट्रेटजिस्ट हैं या जो उनके एडवाइजर्स हैं, वो उनको क्या बता रहे हैं। भाई आप पॉलिटिकल पार्टी, तो आप कैसे आप अलग हो सकते हैं भाई इलेक्शनरिंग के प्रोसेस से? या तो फिर आप एनजीओ बना करके एनजीओ की तरह आप समाज सेवा का काम करिए। सिंस यू आर अ पॉलिटिकल पार्टी, तो आपको इलेक्शंस तो लड़ने ही पड़ेंगे, आपको लड़ने पड़ेंगे और आपको जीतने पड़ेंगे, तभी आप जाकर के हुकूमत में आ सकते हैं, अपने हिसाब की, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से लोगों के लिए काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम है उनके एडवाइजर्स की, प्रॉब्लम है उनके स्ट्रेटजिस्ट की। जब उन्हें पता था कि साहब जो है अब आने वाले जो है 6 चुनाव, मतलब आप ये जितने 2 चुनाव अभी हो रहे हैं, ये आपका हिमाचल का, गुजरात का, ये बाइपोलर स्टेट्स है, अगले जो 4 चुनाव होने हैं उस राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और लार्जली कर्नाटका, ये सारे बाइपोलर स्टेट्स हैं जहां पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही लड़ाई है। तो आपको जो ये इतना जो आपका जो मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम जो ये चलना था, जो इतना एम्बिशियस प्रोग्राम आपको करना था, आपको ये सारे इलेक्शंस को भी ध्यान में रखते हुए करना शुरू करना चाहिए था। भाई आप शुरू कर रहे हैं केरला से, वो भी ऐसे वक्त में 7 सितंबर को आप शुरू कर रहे हैं। एक सवाल है, क्योंकि मेरे पास समय कम रह गया, एक महत्वपूर्ण सवाल जो पूछना चाहूंगा ब्रजेश जी आपके पास ही आता हूं, क्योंकि देखिए बड़े चुनाव पे भी नजर है, 24 पे भी नजर है, और यह है कि भाई तीसरा मोर्चा बनेगा, उसमें सब साथ आ जाएंगे, और तो कोई टक्कर देता हुआ इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिखाई देता नहीं। कांग्रेस की जो हालत है वो छुपी है नहीं। अब उसे लीड कौन करेगा? क्या कांग्रेस करेगी? लगता नहीं है। ममता बनर्जी अलग जाती है, वो कांग्रेस को रिप्लेस करने में लगी है, खुलेआम बोलती है। आम आदमी पार्टी उसका एक विकल्प दिखने लग गया है, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल को सब एक्सेप्ट करेंगे या वो अलग जाएंगे? तो क्या होगा, कौन टक्कर देगा 2024 में? क्या कोई तीसरा मोर्चा बनेगा या फिर वही? मुझे लगता है कोई तीसरा मोर्चा क्या, पहले दूसरे मोर्चे की तो बात कर लें। बीजेपी के सामने दूसरा मोर्चा कौन सा है?
जो हम तीसरे मोर्चे की बात करें तो दूसरा मोर्चा ही बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर दूसरे मोर्चे में अगर आप देखिए कांग्रेस अगर पिछले आप 2 साल को देख लें तो कांग्रेस तो लगातार ये कह रही है कि बीजेपी को रोकना है तो हम सभी लोग मिलजुल कर जो है सो साथ आए। तो दूसरा मोर्चा बनाने की तैयारी है ना। तीसरा मोर्चा तो तब बनेगा जबकि कोई सामने से ये हिम्मत जुटा सके कि हम अकेले अपने दम पर जो है बीजेपी को टक्कर दे देंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप तीसरा मोर्चा छोड़ दीजिए, दूसरे मोर्चे की ही बात कर लें तो सबके अपने इतने बड़े बड़े एम्बिशन है। उसका लीडर कौन होगा, किसको कितनी सीटें जाएंगी, किस राज्य में किस पार्टी को ज्यादा सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी जाएगी, इस पर सहमति जो है बनते हुए दिखेगी नहीं। लेकिन आप हालांकि पहले जवाब दे चुके हैं, लेकिन क्या कहीं से कहीं तक आम आदमी पार्टी धीरे धीरे उस जगह के पास पहुंचती हुई दिख रही है या नहीं? आपको नहीं लगता कि वो जगह ले पाएंगे? मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के हाथ में भी है क्या? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि पूर्ण राज्य तक नहीं है, और पंजाब जहां पर सरकार आई है वहां पर जो सो क्या अभी से हालात हैं आप देख रहे हैं। तो उस ट्रैक रिकॉर्ड के सहारे आप जो सो क्या हासिल कर पाएंगे? आपने बड़ी बड़ी बातें की, उत्तर प्रदेश में की, गोवा में की, उत्तराखंड में की, हिमाचल प्रदेश में की, और लोगों ने नकार दिया। तो मुझे लगता है कि जो है आपको इंतजार करना चाहिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है सर, क्योंकि समय मेरा समाप्त हो गया, इसलिए माफी चाहूंगा, बीच में टोक रहा हूं, बस कंक्लूड कर देता हूं 2-3 लाइनों में। देखिए एग्जिट पोल थे, एग्जिट पोल पे बातें हो रही है, नतीजे तो जो आएंगे हम उसी को मानेंगे। हाँ, ये है कि अमूमन उसी लाइन पे आते हुए दिखाई दे। शायद गुजरात में साफ है कि बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक हिमाचल को देखना होगा, वो टक्कर कांटे की है तो वो किसके पक्ष में जाके गिरता है। एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल निकलते दिख रहे हैं। जो बड़ा सवाल था कि क्या आगे नए समीकरण बन रहे हैं, कांग्रेस एक तरीके से हाशिए पे जा चुकी है, कोई रणनीति नहीं, टाइमिंग गलत, सब कुछ गलत, तो क्या अरविंद केजरीवाल सिप इन कर जाएंगे? लेकिन उसका भी विश्लेषण हुआ कि शायद वो भी इतना आसान नहीं होगा। तो चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा यहां से क्या परिदृश्य बनता है देश की राजनीति का। फिलहाल 8 तारीख को नतीजों का इंतजार रहेगा। आप सभी मेहमानों से एक बार फिर से मुलाकात होगी। आज शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ये लो, अब खाओ कद्दू, इसके चक्कर